हेलो डियर स्टूडेंट, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल ज्ञान जीएस में। आज हम बात करेंगे मार्च 2023 की करंट अफेयर्स की बात आज हम करेंगे। यानी कि इससे पहले हमने देखा है कि 2022 में हमने सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर करंट अफेयर्स को देखा है और 2023 में हमने जनवरी और फरवरी की करंट अफेयर्स को देखा है। तो आज हम बात करेंगे मार्च 2023 की करंट अफेयर्स की। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला हमारा प्रश्न बन रहा है कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम तकनीकी विश्वविद्यालय AKTU ने मशीन लर्निंग वाला रोबोट विकसित किया है। यानी कि मशीन लर्निंग जो रोबोट है उसको विकसित किया है, किसने किया है? एपीजे अब्दुल कलाम तकनीकी विश्वविद्यालय ने। अगर हम बात करेंगे तो हमारे जो एपीजे अब्दुल कलाम है उन्हें हम मिसाइल मैन के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? मिसाइल मैन के नाम से उनको हम जानते हैं। तो लर्निंग का रोबोट तैयार किया है, विकसित किया है, जिसको हम मिसाइल मैन के नाम से जानते हैं। अगर हम बात करेंगे कि 2002 से लेके 2007 तक क्या रहे, भारत के राष्ट्रपति रहे थे और 1997 में इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। लेकिन राष्ट्रपति बनने से पहले इन्हें भारत रत्न भी मिल चुका था। तो 1997 में इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है। तो 2002 से लेकर 2007 तक क्या रहे थे, भारत के राष्ट्रपति रहे थे और इन्हें मिसाइल मैन के नाम से जानते हैं। अगर मिसाइल वुमेन की बात अगर करी जाती है कि मिसाइल वुमेन के नाम से किसे जानते हैं, तो थैसी थॉमस को क्या कहते हैं? मिसाइल वुमेन के नाम से जानते हैं। ये चेन्नई की रहने वाली है, यानी कि तमिलनाडु से हैं। तो इन्हें हम क्या जानते हैं? मिसाइल वुमेन के नाम से जानते हैं। तो याद रखिए कि जो मशीन विकसित, जो लर्निंग जो रोबोट है वो किसने विकसित किया? तो विकसित किया डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम तकनीकी विश्वविद्यालय ने। अगला प्रश्न है हमारा कि उत्तर प्रदेश सरकार के मनरेगा मजदूरों को अब 213 रुपए की जगह कितने रुपए मिलेंगे? 230 रुपए मिलेंगे। यानी कितने रुपए बढ़ा दिए हैं सरकार ने? तो 17 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से बढ़ा दिए हैं। तो अगर एक महीने में अगर व्यक्ति काम करता है तो आपको 510 रुपए क्या मिलेंगे? एक्स्ट्रा मिलेंगे। ये सरकार का कहना है। तो 2013 से जो इनकम है 200 कितनी कर दी? 30 कर दी। यानी कि 213 रुपए से बढ़ाकर 2030 कर दी गई है इनकम। प्रदेश में कहा है कि 3.20 करोड़ क्या है? जॉब कार्ड है, मनरेगा मजदूर हैं। इनमें से क्या है कि 1.62 करोड़ जो मजदूर हैं भाई क्या कर रहे हैं? सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं। और आपके टोटल जो मजदूर हैं जॉब कार्ड जिनके पास है वो कितने हैं? आपके 3.20 करोड़ क्या है? मजदूर है वहां पर हमारे। अगला प्रश्न हमारा बनता है कि पीलीभीत टाइगर रिजर्व जो है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप सुनिएगा इसको कि पीलीभीत जो टाइगर रिजर्व है हमारा को कंजर्वेशन एश्योर्ड टाइगर स्टैंडर्ड का दर्जा मिला है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि किस टाइगर रिजर्व को दर्जा मिला है? कंजर्वेशन एश्योर्ड टाइगर स्टैंडर्ड का। अगर हम बात करेंगे कि उत्तर प्रदेश में कितने टाइगर रिजर्व हैं, तो दुधवा टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश का पहला टाइगर रिजर्व है। उसके बाद बात करते हैं अमनगढ़ टाइगर रिजर्व है आपका। और फिर अगर हम बात करते हैं तो पीलीभीत टाइगर रिजर्व बना था 2014 में बना था ये आपका। और उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो अभी न्यूली बना है जिसे हम कहते हैं रानीपुर टाइगर रिजर्व। ये आपका रानीपुर टाइगर रिजर्व है। यहाँ से अगर हम बात करेंगे तो ये आपका कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में ही है चारों। ये आपका चित्रकूट में है। पीलीभीत की बात करेंगे तो पीलीभीत में है। अमनगढ़ की बात करेंगे तो कहां पर है? आपके बिजनौर में है। दुधवा की अगर बात करते हैं तो लखीमपुर खीरी में है। तो लखीमपुर क्या है? खीरी में है। तो पीलीभीत जो टाइगर रिजर्व है ये अस्तित्व में आया था 2014 में। कब आया था अस्तित्व में? तो 2014 में अस्तित्व में आया था। अगर हम बात करेंगे कि विश्व में कितने देश हैं, तो विश्व में 195 देश हैं, जिसमें से 13 देश ऐसे हैं जिसमें क्या है? टाइगर रिजर्व है। तो
तो विश्व के 195 देश की गिनती जब हम करते हैं तो उसमें से 13 देश ऐसे हैं जिसमें क्या है, टाइगर रिजर्व है। और उसमें उत्तर प्रदेश का जो पीलीभीत टाइगर रिजर्व है, इसमें सबसे ज्यादा, यानी कि जब ये बना था तो इसमें जो बाघों की संख्या थी वो 23 से 24 थी। और अब जो बाघों की संख्या लगातार बढ़ रही है, इसीलिए कंजर्वेशन एश्योर्ड स्टैंडर्ड का दर्जा इसको मिला है। तो 13 देशों में आपके उत्तर प्रदेश का पीलीभीत टाइगर रिजर्व बेशुमार लिस्ट में क्या है, आपके शामिल है। तो पीलीभीत टाइगर रिजर्व यानी कि उत्तर प्रदेश में टाइगर रिजर्व की संख्या है वो कितनी है, आपके 4 है। तो 13 देशों में ही, विश्व के 13 देशों में ही क्या है, टाइगर रिजर्व है। यानी कि टाइगर को संरक्षण देने के लिए रिजर्व बनाया गया, जिसे हम कह सकते हैं प्रोजेक्ट टाइगर। तो प्रोजेक्ट टाइगर जो है ये कब आया था, तो प्रोजेक्ट टाइगर आया था 1973 में। क्या आया था, प्रोजेक्ट टाइगर आया था। और विश्व बाघ दिवस की अगर हम बात करेंगे कब बनाते हैं, तो विश्व बाघ दिवस हम मनाते हैं आपके 29 जुलाई को। क्या बनाते हैं, विश्व बाघ दिवस हम मनाते हैं। तो इस तरह जो प्रोजेक्ट टाइगर है वो 1973 में आया था। अगर बात कर सकते हैं कि वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब आया था, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब आया था, तो ये 1972 में आया था आपको। अगर पर्यावरण संरक्षण अधिनियम की बात करेंगे तो 1986 में आया था पर्यावरण संरक्षण अधिनियम आपका। वन अधिनियम की अगर हम बात करेंगे तो वन अधिनियम जो आया था वो 1980 में आपका आया था। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरह। 24 मार्च को हम मनाते हैं टीबी रोग, ठीक है, और टीबी से ही संबंधित है आपके। तो 24 मार्च को हम बनाते हैं टीबी दिवस भी कह सकते हैं, या हम इसको बोल सकते हैं क्षय रोग दिवस। क्या बोल सकते हैं, क्षय रोग दिवस भी बोल सकते हैं, और आपका तपेदिक भी बोल सकते हैं। और उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो हम इसको टीबी भी बोल सकते हैं, राइट। तो 24 मार्च 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या करा, उत्तर प्रदेश की वाराणसी किस नदी के किनारे है, तो गंगा नदी के किनारे है। वाराणसी के रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में वन वर्ल्ड टीबी समिट 2023 का उद्घाटन किया। और लक्ष्य रखा गया था कि 2025 तक भारत को टीबी मुक्त जो करने का क्या है, लक्ष्य घोषित किया गया है। यानी कि 2025 तक भारत को क्या कर दिया जाएगा, टीबी मुक्त पूरी तरह से कर दिया जाएगा। तो विश्व क्षय रोग जो दिवस है वो हम बनाते हैं 24 मार्च को। याद रखिएगा समिट कहाँ हुआ 2023 का, तो वाराणसी में हुआ। तो वाराणसी हमारा गंगा नदी के किनारे, जिसको हम 84 घाटों की भूमि कहते हैं। तो टीबी का लक्ष्य कब तक समाप्त करने का है, 2025 तक हम टीबी को पूरी तरह से क्या कर देंगे, आपके समाप्त कर देंगे। तो टीबी जो है जीवाणु जनित रोग होता है, जिसे हम कहते हैं माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणु से फैलता है। जीवाणु की अगर बात करेंगे खोजकर्ता कौन है, तो ल्यूवेनहॉक क्या आपके जीवाणु के खोजकर्ता हैं। विषाणु की बात करेंगे तो विषाणु के खोजकर्ता कौन है, इवानोवस्की जो है वो आपके कहाँ किसके खोजकर्ता हैं, वो आपके विषाणु के खोजकर्ता हैं। जीवाणु की बात करेंगे तो ल्यूवेनहॉक है हमारे। उत्तर प्रदेश में 44,000 प्राइमरी विश्वविद्यालय को निपुण विश्वविद्यालय का दर्जा मिलेगा। तो प्रश्न बन सकता है कि उत्तर प्रदेश के कितने जो प्राइमरी विद्यालय हैं उनको निपुण विद्यालय की श्रेणी में रखा गया है, तो 44,000। छोटा सा प्रश्न है लेकिन इंपॉर्टेंट हो सकता है। यानी कितना, 44,000 जो प्राइमरी विद्यालय हैं उनको निपुण विद्यालय की श्रेणी में रखा जाएगा। यानी कि उसमें सभी के सभी सुविधाएं क्या करी जाएंगी, प्रदान की जाएंगी आपके। यानी कि डिजिटल जितनी भी सुविधाएं हैं वो सभी क्या करी जाएंगी, प्रदान की जाएंगी वहां पर। उसके बाद हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं कि भारत सरकार ने वस्त्र उद्योग के लिए एक टेक्सटाइल है, यानी कि पीएम मेगा इंटीग्रेटेड, यानी कि एकीकृत बोल सकते हैं, एकीकृत टेक्सटाइल रीजनल एंड अप्रोल पार्क स्थापित करने के लिए स्थलों की घोषणा की है।
तो कितने स्थलों की घोषणा की है, जिसमें उत्तर प्रदेश का हरदोई शामिल है। यानी कि उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला शामिल किया गया है पीएम मेगा इंटीग्रेटेड जो टेक्सटाइल है हमारा, उसके अंतर्गत कौन सा जिला है जो शामिल किया गया है। तो उत्तर प्रदेश का एकमात्र जिला उसमें शामिल किया है, जिसको हम क्या कहते हैं, हरदोई कहते हैं। तो हरदोई को इसमें शामिल किया गया है पीएम जो मेगा टेक्सटाइल योजना के अंतर्गत। मोस्ट इंपोर्टेंट है, बिल्कुल एग्जाम में छपेगा ये प्रश्न, तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद कह सकते हैं कि पीएम मित्र के तहत उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में बनने वाले पार्क का जो नाम होगा वो क्या होगा, संत कबीर पीएम मित्र टेक्सटाइल एंड अपैरल पार्क आपका क्या होगा, नाम होगा। तो जो उत्तर प्रदेश के जो जिला एक बनाया गया है उसको हमने कहा है हरदोई। तो हरदोई में जो पार्क बनेगा उसको हम क्या कहेंगे, संत कबीर नगर पीएम मित्र टेक्सटाइल पार्क के नाम से होगा। और 7 राज्यों में आपका होगा। 7 राज्यों में क्या होगा, आपका तमिलनाडु शामिल है, तेलंगाना शामिल है, गुजरात शामिल है, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और आपका उत्तर प्रदेश। और उसके बाद अगर बात करेंगे तो महाराष्ट्र। हम करंट अफेयर्स उत्तर प्रदेश की पढ़ाई कर रहे हैं करंट अफेयर्स को, उसके लिए हम जानेंगे कि जो हरदोई है उसमें स्थापित किया जाएगा। तो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आना ही है प्रश्न आपके पेपर में। 7 जिले पूछ सकता है कि आपके एग्जाम आपका लेवल हो गया, आपके इंडिया लेवल के एग्जाम पे अगर पूछेगा तो पूछ सकता है कि कौन सा राज्य है इसमें शामिल नहीं है। तो कौन सा राज्य इसमें शामिल नहीं है, देखिएगा तमिलनाडु शामिल है, तेलंगाना शामिल है, गुजरात है, कर्नाटक है, मध्य प्रदेश है और आपका उत्तर प्रदेश है और महाराष्ट्र आपके शामिल। उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद विश्वविद्यालय, कौन से विश्वविद्यालय की बात कर रहे हैं, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के संगठक कॉलेज यू इंग क्रिश्चियन विश्वविद्यालय ने संस्कृत विभाग के अध्यक्ष अरुरुपे मिश्र ने संस्कृत सीखने के लिए ऑनलाइन गेम ऐप बनाया है। यानी कि संस्कृत सीखने के लिए एक ऑनलाइन गेम ऐप जो बनाया है वो किसने बनाया, क्या नाम है उसका, शस्त्रास्त्र उसका क्या है नाम है। तो संस्कृत सीखने में मदद करेगा। उसके बाद में जो हमारी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उसको भी क्या करेगा, उसके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। आपका जो ऐप बनाया है तो किसने बनाया, आपके इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने आपके बनाया है। इलाहाबाद की अगर बात करेंगे तो इलाहाबाद जो स्तंभ लेख लिखा था वो किसने लिखा था, हरिसेन ने लिखा था, जो कौन थे, समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। समुद्रगुप्त को कहा जाता है, नेपोलियन के नाम से जाना जाता है। तो भारत का नेपोलियन कहा जाता है किसको, समुद्रगुप्त को। उत्तर प्रदेश में 4 निजी विश्वविद्यालय खोले जाएंगे। 4 निजी विश्वविद्यालय खोले जाएंगे। तो इसमें प्रश्न बन सकता है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा हमारा निजी विश्वविद्यालय नहीं होगा। तो 4 जो है डोमेस्टिक विश्वविद्यालय खोले जाएंगे। विश्वविद्यालय की अवधारणा जो रखी गई थी तो 1904 में रखी गई थी, जिसे हम कहते हैं विश्वविद्यालय अधिनियम। लागू कर दिया गया था 1905 में। और इस समय जो हमारे वायसराय थे उनको हम क्या कहें, लॉर्ड कर्जन कहें। तो जो विश्वविद्यालय की जो नींव रखी गई थी वो भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 के तहत 1905 में रखी गई थी। और लॉर्ड कर्जन उस समय क्या थे, यहाँ के वायसराय थे आपके विश्वविद्यालय के अंतर्गत। तो देख लीजिएगा, वरुण अर्जुन विश्वविद्यालय है वो कहाँ पर है, आपके शाहजहानपुर में रखा जाएगा। टीएस मिश्रा विश्वविद्यालय आपके कहाँ पर होगा, लखनऊ, गोमती नदी के किनारे है। फारूक हुसैन विश्वविद्यालय की अगर बात करेंगे तो कहाँ पर, आपके आगरा में। आगरा की स्थापना किसने, सिकंदर लोदी ने। और विवेक राष्ट्रीय विश्वविद्यालय जो है कहाँ पर है, आपके बिजनौर में है। अभी मैंने आपको बताया कि बिजनौर में हमारा टाइगर रिजर्व है, जो दूसरा उत्तर प्रदेश का टाइगर रिजर्व है, जिसको हम कहते हैं अमनगढ़ टाइगर रिजर्व। कहाँ पर है, आपके बिजनौर में है। उत्तर प्रदेश में गंगा जो प्रवेश करती है, कहाँ से प्रवेश करती है, आपके बिजनौर से प्रवेश करती है। ठीक है, गंगा जो निकलती है वो आपके कहाँ से निकलती है, गंगोत्री से निकलती है। तो गंगोत्री से जब वो हरिद्वार में आती है तो हरिद्वार में क्या है, गंगा का सबसे बड़ा मैदानी भाग है। उसके बाद उत्तर प्रदेश में प्रवेश करेगी तो कहाँ पर प्रवेश करेगी, बिजनौर में प्रवेश करेगी उत्तर प्रदेश से। उसके बाद उत्तर प्रदेश में अगर प्रश्न बनता है कि उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा गंगा का मैदानी भाग कहाँ पर है, तो उत्तर प्रदेश में गंगा का जो सबसे बड़ा जो मैदानी भाग है वो आपके बदायूं कचला में क्या है, सबसे बड़ा मैदानी भाग है। और उत्तर प्रदेश के 28 जिलों में गंगा बहती है। भारत में अगर बात करेंगे गंगा की तो भारत में उसकी लंबाई है 2525 किलोमीटर भारत में लंबाई है। और भारत के 5 राज्यों से क्या करती है,
सीमा को स्पर्श करती है आपकी गंगा नदी। तो याद रखिएगा भारत की सबसे लंबी नदी आपकी गंगा है। लेकिन अगर बात करेंगे भारत की सबसे पवित्र नदी की, तो उसको हम अगर कथाओं के अनुसार बात करेंगे तो पवित्र नदी की श्रेणी में गंगा को ही मान सकते हैं, लेकिन उससे पहले हम मानेंगे गोमती नदी को। भारत की सबसे पवित्र नदी क्या है आपकी गोमती नदी है, क्योंकि राम जी ने जब रावण का वध किए थे तो उसके बाद सुल्तानपुर के निकट में आपका क्या हुआ था, गोमती नदी में ही उन्होंने क्या धनुष को धोया था। इसीलिए हम अगर कथाओं के अनुसार अगर बात करते हैं तो भारत की सबसे पवित्र नदी क्या है आपकी गोमती नदी है। और उसी के किनारे हमारा क्या बसा है, लखनऊ शहर बसा हुआ है आपके गोमती नदी के किनारे। तो आज का पार्ट हमारा यहीं तक था, यानी कि हमारी मार्च 2023 की करंट अफेयर्स थी। इससे पहले हम सितंबर से लेके आपके मार्च तक देख चुके हैं। अब हम देखेंगे अप्रैल करंट अफेयर्स को। ठीक है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।